जैसलमेर हिंदुस्तान का वह रोशन ताज है जो अपने सुनहरे किले और दिलनशीन रेगिस्तानों के साथ साथ गडीसर लेक और पटवा हवेली जैसे दिलकश मकामात के लिए जाना और पहचाना जाता है। लेकिन इन खूबसूरत जगहों की चकाचौंध के दरमियान हमारी निगाह से कई ऐसे गांव और गलियां पीछे छुपे रह जाते हैं जिनकी महज एक ही झलक असल राजस्थानी रिवायत के अनगिनत खालिस रंगों और बेहिसाब बुनियादी पहलुओं को बयां करने के लिए काफी है। ऐसी ही किसी जगह की मेरी तलाश मुझे ले आई है जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर जेठवा गांव, जहां कदम रखने के बाद मेरी आंखें कुछ ऐसे दृश्यों से दो चार हुई जो बताने से ज्यादा देखने और समझने की आरजू रखते हैं। यहाँ चाहे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, बसते हैं शहरों की बनावटी दुनिया से दूर कुछ ऐसे नेकदिल लोग जो बिना किसी जाती फायदे के आपके साथ दिली मोहब्बत और अपनापन जाहिर करने के लिए हर घड़ी चाको चौबंद नजर आते हैं। यहाँ मैं आया तो एक आम आदमी की हैसियत से ही था, मगर इस गांव में डेरा डाले जीवन बिताने के मुश्किल हालात और सामाजिक व्यवस्था के बिगड़े दस्तूर ने मुझे एक पत्रकार का किरदार निभाने पर मजबूर कर दिया। तो कदम मिलाइए मेरे साथ और चलिए जेठवा गांव, जहां आज हम इस प्यारी जगह के मेहनती लोगों की जिंदगी से रूबरू होते हुए इन लोगों को परेशान करती कुछ कड़वी जमीनी सच्चाइयों और तकलीफ देती हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे आज के इस सफर की शुरुआत होती है जयंत भाई के साथ, जो जैसलमेर के स्थानीय निवासी हैं। जयंत भाई के साथ आपकी मुलाकात पिछले साल शूट की गई जैसलमेर सीरीज में भी हो चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब सुबह 10 बजे मैं जेठवा विलेज की ओर रवाना हो चुका हूँ। अगर बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर सिटी अपने आप में तो काफी बसी हुई है, लेकिन सिटी के दायरे से बाहर आते ही अपना दामन फैलाते हैं दूर दूर तक फैले हुए ये रेतीले मैदान, जहां जिंदगी गुजारने की मुश्किल स्थितियों और हार्श क्लाइमेट की वजह से आबादी ना के बराबर है। यही वो बुनियादी दलील है कि जैसलमेर न सिर्फ राजस्थान बल्कि समूचे भारत के लीस्ट पॉपुलेटेड जिलों में से एक है। यहाँ मीलों तक बिछी समतल जमीन के ऊपर चल रही तेज हवाएं जैसलमेर को विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए एक आइडियल लोकेशन बना देती हैं, जिसका सबूत है ये आसमां चूमती विंड मिल्स, जो आपको जैसलमेर के हर गोशे में अपना जौहर दिखाती नजर आ जाएंगी। और इसी बीच देखते ही देखते करीब 30 मिनट की ड्राइव के बाद अब हमारी सवारी जेठवा गांव की सरजमीन पर अपनी दस्तक दे चुकी है। तो अब वक्त आ चुका है कि हम जेठवा गांव से जुड़ी चंद अहम और बुनियादी बातें जान लें। यहाँ आने के बाद मैंने एक चीज तो खास तौर पर महसूस की कि ये वाकई वही गांव है कि जिसका जिक्र मैं अक्सर बचपन की कहानियों में सुना करता था। यहाँ की जमीन, घर, पेड़, माल मवेशी व आबो हवा वाकई एक ऐसी तस्वीर नुमाया करते हैं जो एक गांव की असली परिभाषा और उसके माहौल की सादगी को बेहद पाक तरीके से बयां करती है। अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो यहाँ की कुल आबादी 1500 से 2000 के बीच है और घरों की गिनती 150 के आसपास है, जिसमें कुछ धानियाँ भी शामिल हैं। जेठवा में बसने वाली अधिकतर आबादी भील जाति से वास्ता रखती है, जो कि राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है, जिसको राजस्थान के अंदर आदिवासी
आदिवासी समुदाय और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में शेड्यूल्ड ट्राइब के दायरे में रखा गया है। यहाँ के ज्यादातर बाशिंदे आपको हिंदी के साथ साथ अपनी मातृभाषा यानी मारवाड़ी जबान में बात करते दिखाई देंगे। साथ ही साथ अपनी कल्चरल वैल्यूज और परंपरा को फॉलो करते हुए यहाँ ज्यादातर महिलाएं घूंघट डाले नजर आएंगी। अगर इतिहास की माने तो भील जाति को महाभारत के दौर से जोड़ा गया है। वो भील ही थे जो महाभारत के दौरान श्री कृष्ण के सहायक बने और भीलों ने ही महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ लड़ने में सहायता की। अगर आप मेरी सलाह माने तो इस तरह के किसी रिमोट एरिया में दाखिल होने से पहले वहाँ के किसी लोकल नागरिक को अपना हमसाथी पहले ही बना लिया जाए, जिसके चलते वहाँ के लोग आपको देखकर हैरान परेशान ना हो। साथ ही साथ इससे आपको लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने में भी काफी मदद मिलेगी, क्योंकि मेरी तरह किसी अजनबी का इस तरह किसी गांव का दौरा करना कोई आम बात नहीं। इसीलिए मेरे यहाँ सैर करते दौरान बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से और किस लिए यहाँ आया हूँ। और जब मैंने इनको जवाब दिया कि मैं इनका गांव देखने आया हूँ, तो ये थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन इस हैरानी के पीछे छुपे उत्साह और खुशी को मैंने तहे दिल से महसूस किया, जिसने इस बात को खुले तौर पर साबित कर दिया कि ये बिल्कुल लाजमी नहीं कि किसी से बात करने के लिए भाषा का ही मिलन हो, बल्कि इसके लिए जज्बात और उन जज्बात में मिठास का मिला होना वाजिब है। चाल जो पीछे लगी तो चाय पीछे पड़ा हो तो साफ रहे। बढ़िया 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 एक जय दाले बाउल पूरे एक जय। घर बार में नहीं हम पायो। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा मैं मजदूरी कर बच्चा पालिया। 3 लड़का है, 1 बच्ची। काबिले तारीफ बात यह है कि एक रिमोट विलेज होने के बावजूद यहाँ बैंक और पोस्ट ऑफिस जैसी मूलभूत सुविधाएं दस्तयाब हैं। साथ ही एयरटेल और जियो का न सिर्फ नेटवर्क बल्कि पूरा टावर मौजूद है। सबसे अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ बनाई हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके यहाँ कायम होने की वजह से यहाँ के बच्चों को 12वीं कक्षा तक की तालीम हासिल करने के लिए कहीं दूर जाने की दरकार नहीं। अगर मकानों की बनावट की बात करें तो जेठवा में सैंडस्टोन से बने पक्के और मिट्टी से बने कच्चे दोनों ही तरह के घर मौजूद हैं। खास तौर पर कच्चे घरों की बनावट यहाँ के लोगों के सादा जीवन को बखूबी जाहिर करती है। दादी माँ ने मुझे बताया कि अपना घर इन्होंने मिट्टी और भूसे का इस्तेमाल करके खुद अपने हाथों से बनाया है। हो मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आओ सीरे बेरन रे। ओ मारो जला लो बिला लो, मारो। यहाँ के लोगों के घरों में रहने का अंदाज तो अपने आप में एक अलग वाइब क्रिएट करता ही है। साथ ही यहाँ हर कदम पर घूमते घरेलू गाय और बकरियाँ वो किरदार हैं जो एक टिपिकल गांव के भोलेपन और खूबसूरती में 4 चांद पिरो देते हैं। यहाँ कुछ औरतें अपने घर की जमीन को मिट्टी से लीप कर नया कर रही हैं, तो कुछ अनाज से मिलावट को अलहदा करने में मसरूफ हैं, तो कोई महिला कपड़े की सिलाई और बुनाई का काम अंजाम दे रही हैं। मानो हर मोड़ पर एक ऐसा अमल पेश किया जा रहा हो जो आपको यहाँ की हवा में मिली हुई सौंधी मिट्टी की खुशबू से तो जोड़ता ही है, और तो और आपको जेठवा से इश्क करवा कर ही मानेगा।
यदि रोजगार और आमदनी की समीक्षा करें तो पशुपालन और खेती यहाँ के लोगों के लिए एक प्रमुख और अहम सरमाया है। यहाँ डेयरी तो एक उच्च क्षेत्र है ही, लेकिन यहाँ धान, चने और बाजरे जैसी फसलों की खेती भी एक अच्छे स्तर पर की जाती है। जेठवा में रहने वालों का एक अच्छा खासा हिस्सा यहाँ सक्रिय सैंडस्टोन माइंस में नौकरी करता है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि जिला जैसलमेर में सैंडस्टोन माइनिंग एक बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसलमेर के सुनहरे दरो दीवार इसी सैंडस्टोन की भेंट हैं। इस बात में तो शक नहीं कि इस काम के लिए जी तोड़ मेहनत और मुशक्कत चाहिए, मगर अच्छी बात ये है कि इसके जरिए जेठवा वासियों का घर बार भी चल रहा है। यहाँ माइनिंग कितने आलीशान दर्जे पर की जाती है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैंडस्टोन को यहाँ से मुख्तलिफ रीजन्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाकायदा एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। भीलों के अलावा यहाँ कुछ राजपूत फैमिलीज और एक छोटी तादाद में मुस्लिम्स भी रहा करते हैं, जिसका नतीजा है कि यहाँ का सामाजिक ढांचा डाइवर्स और भाईचारा खासा मजबूत है। यहाँ काले डूगर राय जैसे भव्य मंदिर तो कायमो दायम है ही, साथ ही 9 गज पीरों की दरगाह भी एक खास कहानी बयां करती है। जेठवा में गुजरे मेरे वक्त के दौरान यहाँ के बच्चों ने मुझे मेरे बचपन की यादों में ले जाने का काम भी बखूबी अंजाम दिया, जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की खुराफात से आज भी काफी हद तक दूर हैं। ये आज भी बच्चों जैसी भोली हरकतें और शरारतें करते नजर आते हैं, जिनको अपना मन लगाए रखने के लिए किसी मोबाइल या टैबलेट की जरूरत नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के साथ और अपने खेलों में मगन होकर ही खुश और चुस्त हैं। अब दोपहर ढल चुकी है और दिन भर जेठवा में गश्त करने के बाद अब भूख भी अपनी शिद्दत दिखाने लगी है, तो हमारी गुजारिश पर यहाँ मौजूद दादी जी ने हमारे लिए खाने का इंतजाम शुरू किया। मिट्टी के चूल्हे पर इनके हाथों से बनी बाजरे की रोटी और चने के साग ने खुशबू की एक ऐसी गर्दिश को सरेआम किया, जिसका असर है कि हमारी भूख की संजीदगी मजीद गहरी हो चुकी है। गांव की फिजा और खुले आसमां के तले हवा में घुली सौंधी मिट्टी के दरमियान चने के साग में लिपटी बाजरे की खस्ता रोटी ने एक ऐसा पुरसुकून समा बांध दिया है जो रूह में तो पूरी तरह उतर गया, लेकिन इससे जुड़े जज्बात को अल्फाज का चेहरा दे पाना उन जज्बात के साथ ना इंसाफी होगी। इन पलों को जी लेना अपने आप में राहत का वो लम्हा है जिसको पा लेने के लिए आपका यहाँ आना एक लाजमी शर्त है। मैं तो गरीब आदमी, मैं बातें खेत में पानी है तो खड़िया लगाते मैं की खाए थे मराई। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह किसी जगह की हौसला अफजाई के साथ वहाँ की मुश्किलात की फिक्र करना भी एक अहम मौजू है। अगर कोई मेरी तरह यहाँ चंद घंटों के लिए ही आए तो उसको यहाँ की जिंदगी मासूम और सहज तो मालूम हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरे नजरिए और यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ का जीवन सादा तो है, लेकिन इस सादगी को बरकरार रखने के लिए भी अटल संघर्ष चाहिए, जिसका अंदाजा आप इस आधार पर लगा सकते हैं कि गर्मियों में यहाँ का तापमान लगातार 45 डिग्री से ऊपर रहता है, जिसके चलते पानी की पूर्ति हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो दिक्कतें पैदा करते ही हैं, साथ ही यहाँ के नागरिक सरकार की ओर से भी खासे नाउम्मीद हैं। यहाँ बैंक, पोस्ट ऑफिस और स्कूल तो मयसर है, मगर गाँव में सैनिटेशन और टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं है, जो कि सबसे मूल और एसेंशियल एमेनिटी है। एक भयावह शक्ल में उभरती चिंता है यहाँ सक्रिय सैंडस्टोन माइंस, जिसकी वजह से
यहाँ के लोगों के लिए रोजगार तो आरास्ता हुआ है, लेकिन इन खदानों के द्वारा हो रहे लगातार खनन और अतिक्रमण ने यहाँ के लोगों के दिलों में अंदेशों का सैलाब उजागर कर दिया है। निरंतर हो रही जमीन की खुदाई और जल की निकासी से यहाँ पानी की कमी तो जन्म ले ही रही है, जो धानियों में लगी फसलों पर लगातार बुरा असर डाल रही है। और इसी समस्या के तहत आने वाले वक्त में पशुपालन का प्रभावित होना भी तय है। खोने आ गए हमें जो वो खोन पार्टी गए तो वो पानी खेत में तो नहीं आएगा, तो हमारी फसल कहाँ से हो जाएगी। फ्यूचर में रोजगार की रहेगी जब पत्थर की खाने ही नहीं रहेगी तो, और इसके अलावा जो खाने खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो आसपास के जो इनके पहाड़ है बने हुए रॉकी डेजर्ट के जो हिस्से है जिन्हें मगरे कहते हैं भाषा में, वो मगरे भी अवैध खनन के द्वारा तोड़ दिए गए। हाँ। तो इसका जो मेन जो हुलिया है ना गांव का, वो पूरा बिगड़ा हुआ ही है ना। हाँ, आसपास के पहाड़ वगैरह काटे हुए वगैरह, अगर आप आगे जाके देखोगे तो पहाड़ कटाई दिखेगी। जैसे ये पीछे देख रहे हो खेत है जो खड़ीन है, खड़ीन उससे कहते हैं जब पानी बारिश का आके इकट्ठा होता है। चारों तरफ पत्थर की माइन साइकिल आ रखी है, तो इनके पानी कहाँ से आएगा। खड़ा हो गया तो पानी कहाँ से आएगा, पानी कहीं से आ नहीं सकता। इनका खड़ीन तो खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया, रोजगार तो खत्म हो गया। वो पानी तो बंद खोदी जदे तो खड़ो जदे आगे तो पानी नहीं जाएगा, तो हमारे क्या फसल हो जाएगा। पानी डाल तो फसल नहीं हो जाएगा। ये सब खेत के आगोर में ना खाने करा दिए नहीं पानी रो साधन नहीं कोई ट्यूबवेल करावे नहीं कोई बीजो करावे तरह मराई ये फसा पानी आवे कौन फसा खेत में हुआ कहीं कौन पानी में तो कोई ना ये खनिया आला तो काटता जावे आगोर खेत रो बढ़ता जावे ही फसा ये जाए खेत मारे फसा मैं गिरा जाऊं एन गरीब वाला कोई नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मौजूदा खदानों का दायरा अब इनके खेत, मंदिर और धानियों की तरफ भी बढ़ रहा है। यहाँ कई धानियाँ और खेत ऐसे भी हैं जिनको बसे हुए तो 50 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है, लेकिन वो अभी तक सरकारी नक्शे पर मौजूद नहीं हैं, जिस वजह से भविष्य में इनके संरक्षण पर एक विशाल सवालिया निशान लगा हुआ है। आज कम से कम 80 साल हो गया ये इसको मूर्त को ताड़ी ना, ये कम से कम 80 लगभग झोपड़ा हो गया है। पण वो रहे निजी के खोने ले ले ये लोग, उसको बोलता हूँ आगे हटाओ, वो हटाते नहीं, पीछे हटाओ न, वो आगे आगे ले भाई मंदिर के नजीक। और मंदिर से मतलब कितना दूर होना चाहिए मीटर, घर हो मंदिर हो, एक सीमित दायरा होता है, उतना उनका कोई मानता नहीं है। फिर हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मंदिर बाद में बनाया गया, ये खेत इनका पुराना है, पुराना जो है ये पुराना है, इसका खड़ी दायरा होगा ना, ये तरीके से काटी गई होती तो इनके खड़ीन में अच्छा ही आवक होती, पानी की होती तो अच्छी फसल होती। हाँ। एक अंधाधुंध दे दी गई, खाना का आवंटन हो गया, इनका ध्यान नहीं रखा गया। ये खड़ीन पड़ा है राम भरोसे, ना इनको कोई मुआवजा दिया गया। नहीं ये बाकी जब से ये जो जैसे ये इनकी ढाणी है, ये इतने सालों से यहाँ पे है, और इसके बाद कितनी ढाणियां रजिस्टर्ड हो गई है, ये नक्शे में आ गई है, वो जो थी भी नहीं ग्राउंड लेवल पे कभी थी भी नहीं, वो ढाणियां आ गई है। इनकी ढाणी अभी तक ऐसी कैसी पड़ी है। हाँ, उसको भी हटाओ ना, खड़िया को बंद कर दे तो हमारा घर दौड़ के वो बनाने थोड़ी देंगे। गांव का विकास ठीक है, ये पत्थर है, जब तक गांव चल रहा है, इसीलिए पत्थर नहीं रहा, फिर लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। ये सारे इनका गोचर था, इनसे इनका गोचर था, पूरी गो भूमि थी गायों के चरने के लिए, जो ओरन का और ये गोचर भूमि का जो ये अल्लाह मचा हुआ है अभी राजस्थान में, जहाँ जमीनें आवंटित हो रही है, इस गाँव का तो गोचर चला गया ना खनन विभाग के पास पूरा, वही जगह खाने हैं। इनकी गाय बकरियां कहाँ चल रही है। ये जो माइन से आप देख रहे हो, कहीं भी घास फूस नहीं उगी हुई, कभी उगती थी, पूरे बेल्ट में खनन होकर यहाँ के पशुधन कहाँ जाए। अगर यहाँ की आवाम की माने तो इनकी जटिल परेशानियों की ना तो सरकार सुनवाई करती है और ना ही अधिकारी, जिनके पास ये अपनी गुहार तो लेकर जाते हैं, मगर इनके काम और समाधान अभी भी जूं के तूं अटके हुए हैं, जिसके सबब लोगों में उमड़ रहे आक्रोश और नाखुशी को साफ तौर पर समझा जा सकता है। नेशनल पॉलिसीज जैसे कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से भी ये गाँव अभी तक अनछुआ है। सिर्फ जेठवा ही नहीं बल्कि पूरे जैसलमेर जिले में आपको ऐसे बेशुमार गाँव मिल जाएंगे जो इस तरह की समस्याओं से जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर दर अफसोस ना तो इनके दर्द पर हमारे देश की मीडिया की निगाह जाती है और ना ही उन अथॉरिटीज के कान पे जूं रेंगती है जिनको असल में इनके जीवन में बदलाव और विकास लाने के लिए नियुक्त किया गया है। भू माफिया और खनन माफियाओं का राज है। हाँ। मूल जनता की समस्या को कोई नहीं सुनता। वो गवर्नमेंट सबसे लौटी है, हमारे तो गरीबों की कुछ सुनवाई नहीं रहती गांव में लोगों की। मुख्य प्रतिनिधि सरपंच होता है, वो भी उनके साथ ही होता है। खनन विभाग जिनकी खाने हैं, उन पैसे वाले लोगों से कौन पैर ले।
हाँ उन्हीं के साथ साथ वो भी होते रहते हैं। बस उम्मीद है कभी अच्छा होगा। यहाँ लगभग अगर जनता की खुद की समस्या सुने ना तो दोनों हमारे लिए जीरो ही है। मूल रूप से अगर है, अगर ठीक है कि सरकार आ गई है तो मेरे पक्ष के 2 आदमी होंगे, वो अलग चीज है। लेकिन स्थानीय लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारे अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आवाज उठा सके, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। आती है कोई नहीं आता। जन सुनवाई जो होती है जिला स्तर की, जो रात्रि चौपाल वगैरह होती है, उनमें कलेक्टर वगैरह आते हैं, एसडीएम वगैरह आते हैं, लेकिन ठीक है फॉर्मेलिटीज की होती है। हमारे अधिकारियों को पता ही नहीं, अधिकारियों के पास पावर क्या है पता नहीं, वो ट्रेनिंग करके आए या सीधे आए। अनएजुकेटेड जिनको पता नहीं है पद का, उनको यहाँ पे लगा दिया जाता है। मैं बताऊँ, हमारे यहाँ के जो क्लर्क है जिन्हें बाबू कहते हैं, वो अधिकारी बने हुए हैं। अधिकारी उनके दबाव में काम करते हैं, उनके नीचे एलडीसी है जो अधिकारी बन के बैठे हैं, और अधिकारी है वो दलाल बन के बैठे हैं। अधिकारी को ये भी पता नहीं, एक आईएएस को नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कोई शिकायत लेके जाता है तो अधिकारी जी 2 मिनट भी नहीं सुनते हैं। हालांकि उनको आधा घंटा भी सुनने के लिए चाहिए होता है, उनको सुनना चाहिए। जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। और अधिकारी कहते हैं टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी के बाद कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। वो भी समय से कोर्ट चले जाओ तो गवर्नमेंट को हर जगह कोर्ट खोल देना चाहिए, ऑफिसों को बंद कर देना चाहिए, या फिर टावर लगा देने चाहिए ताकि जनता उसके ऊपर चढ़े और अपनी मांगे पूरी करवाए। क्योंकि मुमकिन है कि इनकी जुबान से निकले कुछ अल्फाज चंद लोगों की भावनाओं को आहत कर दें, और ये मशवरा भी दिया जाए कि इनके द्वारा कहे गए शब्दों को कट आउट भी किया जा सकता था। लेकिन अक्सर डिप्लोमेसी के पीछे कड़वी सच्चाइयां छुपी रह जाती हैं, इसीलिए मैंने इनके जज्बात के साथ इंसाफ करना अपना फर्ज समझा, और यही वजह है कि मैं इनकी भावनाओं को उनकी असल सूरत में पेश कर रहा हूँ। हमारे लिए अहम है कि हम महज शब्दों की तफ्तीश न करें, बल्कि उनसे वाबस्ता पीड़ाओं और मुसीबतों को समझ पाएं। घोर विडंबना की बात यह है कि इनकी शिकायतें ना तो जिम्मेदार कानों द्वारा ठीक से सुनी जाती हैं, और न ही मीडिया के माध्यम से इनके मुद्दों को उठाया जाता है। हमारी सामाजिक गैर जिम्मेदारी का आलम यह है कि जैसलमेर में ही मौजूद सदियों पहले उजड़े कुलधारा गाँव को तो हॉन्टेड विलेज के नाम पर मशहूर किया गया है, जहाँ अब जिंदगी का कोई नामो निशान ही नहीं। मगर जिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अपनी आँखों में सपने और दिलों में बेहतर कल की तमन्ना सजाए लोग आबाद हैं, उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। और जिस तेजी से बीते सालों में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उससे तो इनकी आवाज उठाए जाने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जब तक न्यूज चैनल्स को 2000 के नोट में नैनो चिप और धरती पे एलियंस के आगमन जैसी फेक न्यूज के संचार से फुर्सत मिले, तब तक शायद यहाँ परिस्थितियाँ और भी गंभीर हो चुकी हों। क्योंकि उम्मीद ही वो लफ्ज है जिस पर पूरी दुनिया कायम है, तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जो पद अधिकारी व अफसरान इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों के वेलफेयर के लिए डेजिग्नेटेड हैं, वह भविष्य में गांव की परेशानियों का एहतराम करते हुए अपना फर्ज और जिम्मेदारी अंजाम देंगे। और ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आने वाले वक्त में इस गांव का मुश्किल जीवन भले ही पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक तो बेहतर जरूर होगा, जो यहाँ के बाशिंदों के साथ साथ इनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी बेहद अहम है। तो ना उम्मीदियों से उजागर हुई एक नई उम्मीद और कुछ मुस्कुराहटों के साथ हमारा जेठवा का आज का सफर खत्म हुआ, और अब जेठवा गाँव संग जेठवा वासियों को शुक्रिया व अलविदा कहते हुए फिलहाल मेरे कदम वापस जैसलमेर लौट चुके हैं, जहां जैसलमेर किले को अपने सर का ताज बनाए गोल्डन सिटी के इन सुनहरे नजारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के इस एपिसोड से जुड़ी आपकी राय परखने के लिए मुझे हमेशा की तरह आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई जगह और उससे जुड़ी एक नई वजह के साथ। टिल देन, stay tuned to go offbeat with Offbeat Miles.